चलिए, हम लोग हिंदी साहित्य का जो चल रहा था पेपर फर्स्ट, हिंदी साहित्य में हमने खंड का डिस्कस कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। अब हम इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे। बेसिक बात वही है कि हिंदी साहित्य में आपका 2 पेपर होते हैं, ठीक है। ये बना चलिएगा, ये चीज जो है बहुत काम आता है। एक होता है ना, आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो मतलब चलो ठीक, सुनते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि खुद कुछ कुछ लिखते रहिए, रफ ही पेज पे लिखिए लेकिन कुछ कुछ लिखते रहिए। इससे क्या होता है कि दिमाग थोड़ा सा जो है और मतलब कॉन्शियस रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो है ठीक है, सुन रहे हैं आराम से, कहानी सुन लिए, मन किया नहीं सुने, मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ता है और थोड़ा सा जो है अवेयर होना पड़ता है, मतलब कि चीजें गड़बड़ जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पेपर 1 हो गया था, पेपर 1 चल रहा था, पेपर 1 जिसमें क्या चल रहा था, यहाँ पेपर 2 है ना, पेपर, भाई साहब क्या हो रहा है, पेपर 2, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे खंड का समाप्त हो चुका था कल, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब सिलेबस में ये है खंड ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। खंड ख, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा 2 पार्ट आप देखेंगे, इसमें जो है 2 पार्ट आपको दिखेगा। एक है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और क्या, महत्व। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी देखते होंगे तो पेपर 1 क्या है, पूरी तरीके से ग्रामर से, मतलब व्याकरण से रिलेटेड है और इतिहास से रिलेटेड हिंदी साहित्य के, मतलब थोड़ा सा बोरियस आपको लगेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे जब हम मतलब सिलेबस पूरा शुरू करेंगे मतलब पढ़ाने, तो जो हमारा स्टेप होगा, एक स्टेप जो है जिससे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें आपका बात कर लेंगे कविता के बारे में, कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में, इन सब बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक उसी बीच में अल्टरनेट करके एक जो है बोरियस टॉपिक है या मतलब ऐसा टाइप लग रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, इस तरह का, तो उसको भी हम साथ साथ करते रहेंगे ताकि थोड़ा सा बना रह रिदम, ऐसा ना हो कि मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, एक बोर हो रहे हैं, किस तरीके से खत्म हो जाए, इस टाइप सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा बचाने का प्रयास करेंगे हम भी, अपने लिए भी और आपके लिए बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रासंगिकता और महत्व, इसके हम प्रासंगिक बात करेंगे, इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, इसका महत्व क्या है, और इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। देखिए आप अगर सिलेबस आप रखिए, सिलेबस अगर नहीं है तो रखिए, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। सिलेबस यूपीएससी का है, अपने से नहीं बना के बता रहे हैं। पता चला लग रहा कि सर खुद से सिलेबस बना दिए क्या, कहीं से और लेके चले, नहीं भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलेगा। जो आप नोट्स पढ़ रहे होंगे उसके भी क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास के लिए अब जो है कुछ क्या है, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, है ना, साहित्यिक प्रवृत्तियां, साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कि जो काल थे, कितने काल हैं, 4 काल हैं। कौन कौन से, पहला है क वाला, क है आदिकाल, क क्या है, आदिकाल, आदिकाल सबसे स्टार्टिंग यही है। इसमें अगर कुछ कवियों के नाम आप सुने होंगे, तो जैसे आप कहते हैं, यहां पर देखिए कौन कौन साहित्य इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। एक है सिद्ध, नाथ और रासो, है ना, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और कौन सा, रासो, वही जो परमाल रासो वगैरह वो था ना, वो वाला। उसमें क्या है कि जैसे प्रमुख कवि कौन सा, चंद्र बरदाई। आज मैं उसको आज देख ही रहा था, मतलब किसी बच्चे ने पूछा था शायद कि जो है वो मोहम्मद गौरी की जो स्टोरी थी कि मोहम्मद गौरी आता है, फिर उसके बाद जो है वो घायल कर देता है इन्हें, पृथ्वीराज चौहान को, तराइन का जो युवा होता है, तो उस पर कुछ मतलब ऐसे बात चल रही थी, हिस्ट्री से रिलेटेड था वो। तो
अब ये चंद्रवरदाई हिस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, साहित्य में भी पढ़ रहे हैं। ये खूबसूरती है कि इतिहास भी साहित्य में आ रहा है। बस ये है कि उसका जो है थोड़ा सा अच्छा वाला वर्जन, जो मतलब थोड़ा सा मतलब मजा आ जाए सुन करके, है ना। जो पृथ्वीराज का जो है चंद्रवरदाई के 2-3 लाइनें भी बहुत फेमस है। डिस्कस करेंगे, आराम से मजे से डिस्कस करेंगे कि जो है घायल रहते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो उनके बारे में बताते हैं कहाँ कैसे जो है आप उनके ऊपर निशाना साधिए, ऐसा कुछ टाइप है ना। तो ये किसमें था, यही आपका रासो साहित्य में ही है। ठीक है, चंद्रवरदाई, उसके बाद खुसरो, हेमचंद और विद्यापति। नाम याद रखिए कौन कौन से कवि हैं। जैसे आप देख लीजिए, सिद्ध आदिकाल में ये क्या है, सिद्ध है। सिद्ध नहीं, हर चीज आपको है ना कि थोड़ा सा भूल भटकने वाला नहीं पढ़ना है, मेन में नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे सिद्ध हो गया, सिद्ध के बाद आगे नाथ और रासो, सिद्ध, नाथ और कौन सा, और रासो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सिद्ध, नाथ और रासो में इससे कुछ प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख कवियों के बारे में भी जानते रहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, नहीं अभी हालांकि सिलेबस में डिस्कस हो रहा है, लेकिन बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आदिकाल आया, आदिकाल जैसे आपके दिमाग में आ रहा है तो सिद्ध याद रखिए। चलो ठीक है, सिद्ध कैसे याद रखेंगे, पहले ही आ गया सिद्ध करने वाला, ऐसे याद रखिए। आदिकाल है, आदिकाल में सिद्ध कैसे याद रखेंगे, सिद्ध। सिद्ध के बाद क्या है, नाथ आ गया, रासो आ गया। अब याद करने तरीके कैसे हैं आदिकाल के बारे में कि हे भगवान मेरा सिद्ध नहीं हो रहा है, नाथ मुझसे सिद्ध नहीं हो रहा है। रासो में थोड़ा सा मान लीजिए कृष्ण भगवान से रास लीला से आपको याद रहेगा, है ना। आदिकाल के बारे में आपको ध्यान रहेगा, हाँ इसमें कौन कौन से साहित्य हैं, सिद्ध है, नाथ है, रासो है। अभी यूपीएससी सिलेबस में डिस्कशन है तो याद रखिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सिद्ध, नाथ और रासो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूलते रहते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको भूलने वाली समस्या ना रहे, कम से कम की याद हो जाए। जैसे अब आप नहीं भूलेंगे सिद्ध, हाँ जैसे ही आदिकाल की बात आएगी कौन सा होगा, आदिकाल में कौन सा होगा, सिद्ध। पहले तो सिद्ध करना है, जैसे आपके दिमाग में बात है आदिकाल में क्या है, पहले सिद्ध करना है, फिर उसके बाद सिद्ध नहीं हो रहा, अब नाथ को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, अब सुनिए सिद्ध नहीं हो रहा है ना, इस टाइप का कि जो है सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको नाथ भी याद रहेगा, है ना। सिद्ध हो गया, नाथ हो गया, रासो। रासो अब नहीं हो रहा, थोड़ा सा कृष्ण भगवान को याद कर लीजिए, ये निराकार मान लीजिए। नाथ मतलब चलो ठीक निराकार, किसी को नाथ किसी को बोल सकते हैं, लेकिन रासो जब बात है, रासो थोड़ा सा याद रखिए कि साकार है, कृष्ण की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, रासो रासलीला से। ऐसा इससे लेना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिलेबस तो याद करना पड़ेगा, हमें पॉइंट याद करना पड़ेगा। तो हम कुछ कुछ टेक्निक लगाते रहेंगे बीच में, जिससे क्या हो हमको ये याद रहे, एग्जाम टाइम डाउट ना आ जाए। जब सोचने लगे तो आपको ये ना समझना है कि सिद्ध क्या था या सिद्ध था, पता नहीं सिद्ध था कि नहीं, सिद्ध कहीं आदिकाल में ही नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं जो किसी और काल में था। ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको जो है क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। सिद्ध, नाथ और रासो। अब इनके कुछ कवि कौन कौन से हैं, अब ये कवि भी याद रखिए, है ना। कवि नहीं याद रहेंगे तो भी समस्या है भाई, कहानी सुनने से काम थोड़ा चलेगा, चलो ठीक है मजा आ रहा, कुछ याद भी रखना पड़ेगा। तो जैसे इसमें कवि कौन कौन से हैं, एक चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई कौन है, चंद्रवरदाई, बरदाई, यही चंद्रवरदाई हैं जो पृथ्वीराज रासो याद होगा ना, जो मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज के बीच जो तराइन का वार होता है 1191 92 में, और 92 में क्या होता है, 92 में मोहम्मद गौरी को घायल कर देता है, कैसे, पृथ्वीराज रासो, है ना। अगर जुबान ऐसे कुछ फिसल तो आप समझ जाए, थोड़ा सा मेच्योर है बच्चे थोड़े से। तो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की। तो बहुत फेमस है, पढ़िएगा मजा आ जाएगा, कभी कभी लगेगा वाह क्या मतलब साहित्य लिखा गया है। तो ये चंद्रवरदाई। उसके बाद हैं आपके खुसरो। खुसरो तो भाई खुसरो ऐसे है ना, खुसरो देखते रहिए भाई, कहीं ऐसा ना पता चला कि हमारे ही व्याकरण गलती होने लगे, ऐसा कि नहीं होगा, ठीक है। खुसरो हो गए, और उसका आते हैं हेमचंद। कौन आते हैं, हेमचंद, हेमचंद और कौन, विद्यापति। तो इन्हें आप क्या करेंगे, विद्यापति।
अब आपको ध्यान रखना चाहिए आदिकाल में, चलिए इतना समझ आ रहा है कम से कम जो है, अगर रासो साहित्य है, कौन कौन सा साहित्य है, अगर आपसे पूछा जाए आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य है, 3 याद रखिए। 3 कौन कौन सा साहित्य इंपॉर्टेंट है? सिद्ध पहले याद रखिए, उसके बाद नाथ याद रखिए, उसके बाद रासो, है ना, ये ध्यान रखिए पहले, सिद्ध नाथ रासो। अब उसके बाद आता है कि कुछ कवियों के नाम याद होना चाहिए। भाई जब आप अपनी बात रखेंगे आदिकाल के बारे में बात करेंगे तो कुछ कवि आप याद होने चाहिए, तो वो कवि कौन कौन से होंगे? वो कवि मान लीजिए चंद्र बरदाई, अब याद ही नहीं आ रहा है बरदाई है कि दाई है कि चंद्र एक ही साथ 3 मतलब कि टर्म जोड़ जोड़ करके बना दिए गए हैं, चंद्र बरदाई, है ना, याद रखिएगा चंद्र बरदाई रासो से, है ना। अब उसको खुसरो, है ना, चल खुसरो घर आपनो सुना होगा ये वाला, तो खुसरो इसमें है, चंद्र बरदाई, खुसरो, हेमचंद आप भूल जाएंगे। देखिए चंद्र बरदाई और हेमचंद्र, हाँ ये कुछ कुछ पॉइंट तो याद, अच्छा हेमचंद्र है, हाँ याद है हेमचंद्र। क्लियरिटी जब आप मेंस का लिखेंगे ना तो आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी, पता नहीं हेमचंद थे कि नहीं थे। हेमचंद शायद हमको लग रहा है भक्ति काल रहे होंगे या मतलब लगे कि चंद्र बरदाई कहीं भक्ति काल में नहीं थे क्या, ऐसा टाइप डाउट आएगा, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चंद्र बरदाई, हेमचंद, विद्यापति, वाह वाह वाह, आदिकाल में तो शुरुआत में ही विद्यापति आ गए मतलब कि विद्वान, विद्या से हाँ याद रखिए विद्यापति होंगे, अच्छी बात है। तो ठीक है ना, ऐसे मतलब याद रखना है, या हम भी ट्राई करेंगे और आप अपने स्तर से भी ट्राई करिए जिससे याद रहे, केवल पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है। ये यूपीएससी की जर्नी में आप पढ़ते बहुत हैं भूलते भी बहुत हैं, ऐसा न रहे कि पढ़ते रहें भूलते रहें, है ना, तो याद रखिएगा। कौन कौन से मैंने कहा आदिकाल में कौन कौन से साहित्य हैं, सिद्ध, नाथ और रासो, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो याद रखिए चंद्र बरदाई हैं, और कौन है, चंद्र बरदाई हैं और कौन है, सोचते रहिए चंद्र बरदाई, उसके बाद कौन है, खुसरो, चंद्र बरदाई, खुसरो, और कौन है, चंद्र, हेमचंद्र, चंद्र बरदाई, हेमचंद, याद रखिएगा। और उसके बाद लास्ट में कौन आते हैं आपके, विद्यापति, चंद्र विद्यापति। बरदाई आप भूल भी जाएंगे, चलो ठीक कोई बात नहीं है, चंद्र बरदाई याद रहेगा, जैसे आप चंद्र सोचेंगे चंद्र बरदाई याद आएगा आपके, आप याद रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये तो अभी हम आपको सिलेबस ही बता रहे हैं, लेकिन आदिकाल जब भी आपके दिमाग में आए कम से कम 2 चीजें आनी चाहिए, इसमें साहित्य कौन कौन से हैं और कौन कौन टाइम पीरियड वगैरह सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो सब टेंशन नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा। मेन गेम ये है आदिकाल में कौन कौन से हैं, सिद्ध साहित्य है, और कौन सा है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, और कवि कौन कौन से हैं, कवि याद रखिएगा चंद्र बरदाई हो गए, और कौन, खुसरो हो गए, हेमचंद हो गए, और विद्यापति हो गए, ठीक है। ये रहा आपका कुछ जो है आदिकाल के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं किसका है आदिकाल के बाद भक्ति काल, है ना, भक्ति काल, इसको जरा देखते हैं भक्ति काल में क्या क्या है। भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल, इसमें किस तरह साहित्य भाई साहब देखते हैं। इसमें आपका संत काव्य धारा, संत लोग आ जाते हैं, भक्ति में आते हैं, याद रखिएगा संत काव्य धारा, एक तो ये हो गया धारा, भक्ति, धारा, भक्ति, याद रखिए, अरे संत काव्य धारा, संत काव्य, याद रहे ना, संत काव्य धारा, एक तो ये हो गया, और कौन सा है, सूफी काव्य धारा, वाह, एक तो संत काव्य धारा था और एक कौन सा आ गया, सूफी काव्य धारा, ठीक है। एक तो संत काव्य धारा हो गया, एक सूफी काव्य धारा है, और कौन सा है, एक है कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कौन सी है, कृष्ण भक्ति धारा, भक्ति धारा, और कौन सा है, राम भक्ति धारा, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। ये आपको कम से कम याद होना चाहिए कि कौन कौन से साहित्य इसमें आते हैं, तो याद रहेगा पहले भक्ति काल जैसे शुरू हुआ दिमाग में, जैसे मतलब भक्ति काल आ जाए, है ना, भक्ति काल जैसे आपके दिमाग में आ जाए तो याद रखिए कौन सा आएगा, पहले संत काव्य धारा, कौन धारा,
संत काव्य, ये समझा रखिए। हाँ संत, जैसे उसमें था सिद्ध, जैसे उसमें सिद्ध वैसे इसमें संत। भक्ति मतलब संत, बस भक्ति मतलब संत, ये याद रखिए। उसके बाद कौन आता है? सूफी। सूफी, सूफी काव्यधारा है ना। एक कौन सा? भक्ति मतलब संत है ना, और उसके बाद कौन है? सूफी। अच्छा सूफी से आप एक चीज कंफ्यूज होंगे, खुसरो है ना, ये गलती मत करिएगा। ये गलती आप कई बार करेंगे कि मतलब यहाँ पर ये सूफी काव्यधारा है और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हो सकता है खुसरो लगेगा कि यार खुसरो भी कहीं भक्ति में ही आ जाए ना भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कई बार ना ओवरलैपिंग में कुछ कुछ करेगा, हाँ मैं आपको जो है वहां क्लियरिटी देता जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण और भक्ति, ये तो आपको भूलेगा ही नहीं, वो तो मतलब आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, भूल जाएगा ही भूल। हम सर वही भूल जाते हैं जो हमको लगता है बहुत याद रहता है, वही भूल जाते हैं एग्जाम टाइम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं क्या इनके कवि के बारे में। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन कवि आते हैं भाई? कुछ तो याद होगा ही आपको, फेमस फेमस याद ही है, जैसे आपके जो है कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, है ना। कौन कौन? कबीर, कबीर तो भाई मजा आएगा पढ़ करके। कबीर, उसके बाद जायसी, उसके बाद सूर, ठीक है, उसके बाद कौन? तुलसी, तुलसी है ना, बहुत फेमस है ये। कबीर तो बताने वाली बात नहीं है, हालांकि सिलेबस में तो पढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा है। जो कबीर मर जाते हैं, एक स्टोरी सुना था आपने, बहुत फेमस है कि कबीर जब मरते हैं तो फिर उनको जो है उनके शव को दफनाने के लिए दोनों दो तरह के दो कम्युनिटी के लोग, मतलब धर्म के लोग, कम्युनिटी कह रहे हैं, दो धर्म के लोग आपस में जो फूल के बंटवारे के लिए, समझ रहे हैं, वो सत्तानिष्ठ पढ़ेंगे आप लोगों ने। तो कबीर के बारे में, जायसी, सूर तो भाई फेमस ही है ना। नाम सूर है लेकिन काम इन्होंने ऐसा किया जो देख देख के लोग नहीं लिख पाए, वो सूर ने लिखा है। उसके बाद एक आते हैं तुलसी। तुलसी बारे में बहुत फेमस है, रामचरितमानस जैसा ही आप, मतलब तुलसी ने ऐसी रचना कर दी भाई ने कि हर घर पवित्र हो जाए हर घर पवित्र हो जाएगा, जिस जो भी भक्ति धारा को मानता होगा, समझता होगा, अच्छा लगता होगा जिसे, वो तो भाई फिर श्री रामचरितमानस कराता ही होगा ठीक है। उसके बाद आता है आपका रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल, थर्ड ग है ना, रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल। इसमें क्या क्या आता है भाई? रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, तीन तरह के हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा? रीति काव्य, रीति काव्य और कौन सा? रीतिबद्ध। रीतिबद्ध यहां रहने देना, यहां नहीं लिखते हैं, यहां कर देते हैं। रीतिबद्ध काव्य और क्या है? रीति मुक्त, रीति मुक्त काव्य, ठीक है। ये तो इजी है, ये सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, इसकी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रीति काव्य आप दिमाग बैठाइए, रीत वाला है, उसके बाद एक बद्ध है, एक मुक्त है, खत्म किया। रीति में टेंशन नहीं है, एक बद्ध कर दीजिए, एक मुक्त कर दीजिए और एक रीति काव्य है ही, तो ये इसमें समस्या नहीं है। इसके कौन कवि मेन है ये याद रखिएगा, ये भूल जाएंगे आप। केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। कौन कौन है कवि? कवि कौन कौन है? केशव और कौन है? बिहारी, ठीक है। बिहारी के जैसे आप सोचते हैं भाई, मतलब आपको लगेगा पूरा का पूरा एनालिसिस यहीं पे चल रहा है। बिहारी मतलब एक ही दिन रचना है, लेकिन वो एक रचना जो है मतलब अपना जगह बना लिया। यहाँ लोग 50 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं उनका बेचारे का कोई छाप, मतलब पब्लिसिटी नहीं मिल रही कुछ उनको। बिहारी ने एक ही लिखा, लेकिन हाँ मतलब जो लिखा कि मतलब मजा आ जाएगा आपको ये देखकर, ठीक है लिखा, बढ़िया लिखा है। जो एक भेजते नहीं, अली कली ही सब विद्यो, आगे कौन, मतलब
बचपन से लोग सुनते आ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी साहित्य पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो बचपन से ही आप मतलब इसी देखते रहे होंगे कि बिहारी के बारे में क्लास 6-7 से ही शायद पढ़ाते हैं, है ना। तो बिहारी के बारे में, और उसके बाद कौन है, बिहारी के बाद पद्माकर और घनानंद है। कौन कौन? पद्माकर, पद्माकर और घनानंद, घनानंद। इसमें अगर आप रीतिकाल में बात करें, कौन कौन से भूलने लायक लग रहा है आपको? केशव तो बिहारी याद ही रहेंगे, केशव याद रखिए। ये तो हो सकता है भूल जाए, पद्माकर और घनानंद। तो ये भूलिएगा मत, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है भूलिएगा मत, है ना। क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। क्या क्या हुआ? ये पद्माकर और घनानंद, ये किसमें है? रीतिकाल में है। 3 हो गए, 3 काल। उसके बाद क्या आते हैं एक, अब आता है आधुनिक काल। कौन काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है? घ, आधुनिक काल। ये काल भाई, मतलब आधुनिक काल में आपको बहुत कुछ मतलब नया नया चीज देखने को मिलेगा। जैसे आपको देश के बारे में बात होने लगेगी, राष्ट्रवाद के बारे में बात होने लगेगी, स्वतंत्रता संग्राम की बात होने लगेगी। भाई कवि भी तो कम थोड़ा है, कवि भी सोचते हैं जो चल रहा है उसको लिखेंगे तो लोग पसंद करेंगे, लोग कहेंगे वाह क्या कविता लिख रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है कविता लिख देख, मतलब पढ़ करके। तो कहीं कहीं पॉपुलरिटी भी एक मैटर होता है ना, कि हाँ पॉपुलर लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने। हालांकि पूरा तो कवि कौन होता है? कवि तो वही होता है जो अपनी मतलब की बातों को रखे और लोग उसी को पसंद, वाह क्या कविता लिखे, मजा आ गया, इस टाइप के लिख रहे हैं लोग। और उस चीज को जो है समय के अनुसार जो है चीजें बदलती जा रही है, जहां जिसकी जरूरत पड़ती है कवि वहां पर लिखने से शुरू कर देता है ना। तो ये चीज ठीक है ना। अब जो आपका था आधुनिक काल में, आधुनिक काल में कुछ पॉइंट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल में क्या क्या आता है? एक आता है नव जागरण, ठीक है, इसको हटा देंगे, यहां से कराते हैं, थोड़ा सा इसको जो है हटाते हैं, फिर उसको करते हैं आधुनिक काल के लिए, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, पता चला उसी में जबरदस्ती जो है सेट कर रहे हैं। आज खंड ख कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? घ, आधुनिक, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, इसको भी हटा दें। आधुनिक काल में क्या है? आधुनिक काल में सबसे पहले चीज क्या आता है? नव जागरण। क्या आता है? नव जागरण। नव जागरण, नव जागरण तो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, एसएसटी आप पढ़ते होंगे। एसएसटी मतलब समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पर नव जागरण की बात करते हैं। नव जागरण में, और उसके बाद क्या आता है? नव जागरण बात करते हैं गद्य का विकास। एक तो नव जागरण, उसके बाद क्या है? गद्य का विकास। नव जागरण और गद्य का विकास, ठीक है। ये नव जागरण, गद्य का विकास, उसके बाद भारतेंदु मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आने लगती है वहां पर, उनके साहित्य के बारे में, उनके बारे में चर्चा होने लगती है। तो क्या हो गया? भारतेंदु मंडल, ठीक है, भारतेंदु मंडल ये रहा। और इसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? प्रमुख लेखक की अगर बात कर ले आधुनिक काल के, इसमें प्रमुख लेखक, इसका ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा। ये प्रमुख लेखक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले वही भारतेंदु मंडल, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद क्या आते हैं प्रमुख लेखक में? एक तो हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, और देखिए कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसे बहुत फेमस है भाई, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हरिश्चंद्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
निज भाषा उन्नति है, सुना होगा बहुत फेमस है ना, कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल, सुना होगा। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो चीज सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा जो है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, है ना, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी भी आपने बहुत मतलब कि कम से कम वो तो पढ़ा ही होगा, निबंध तो पढ़ा ही होगा, इनके बड़े अच्छे निबंध आते हैं, तो यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेखक। अब उसके बाद एक आता है कौन सा पॉइंट, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। क्या, अब किसकी बात करेंगे, आधुनिक कविता की जो है मुख्य प्रवृत्तियां, ये देखा जाएगा पूरे सिलेबस में मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं, मुख्य प्रवृत्तियां, ठीक है, ये मुख्य प्रवृत्तियां देखा जाएगा कि मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं। और कुछ है, और भी है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनजाति कविता, ये है कुछ पार्ट। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इसमें, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त का नाम ना आए तो कैसे काम चलेगा। मैथिली शरण गुप्त हो गया, जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु की वो कविता, मतलब या स्कंद गुप्त पढ़िए, मतलब वो जो नाटक उन्होंने लिखा है, किसकी है ये, जयशंकर प्रसाद की। और सूर्यकांत त्रिपाठी आपने पढ़ा ही होगा, है ना। अब नाम लिखना क्या है, सब लिख लीजिएगा, लिखना क्या है, मतलब कि आपको याद ही है कोई सब, क्योंकि आप बहुत पढ़े हैं इन सब चीजों को। तो मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हो गए, राजा जी को जो भिक्षु वाली कविता जो आप पढ़े होंगे पहले, है ना, वह आता दो टूक कलेजे, पढ़ा होगा, मजा आता है। थोड़ा सा निराला जी थोड़ा सा इमोशनल है ना, मतलब लिखते हैं तो आपको लगेगा कि मतलब दया वाली बात, या मतलब थोड़ा सा गरीबी वाली बात लिखते हैं, है ना, ऐसी साहित्य उनको रहती है। उसके महादेवी वर्मा, वर्मा को नहीं जानते होंगे, ऐसा कैसे लगता है, महादेवी वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर, है रामधारी सिंह दिनकर के जो आप पढ़ते हैं भाई कुरुक्षेत्र वगैरह, तो लगता है मतलब दम है, दम, मतलब कविता में मतलब जोश आ जाता पूरा एकदम पढ़ करके। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये तो भाई इनका नाम है कि इनका एड्रेस है, मतलब सब कुछ इतना बड़ा है, मतलब भूल जाएगा इस, हालांकि लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अज्ञे ही बोलते हैं ना, अज्ञे। ऑर्गन, अच्छा दोनों ऐसे हैं, एक गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी मतलब इनका भी नाम बहुत बड़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नागार्जुन को तो आप भूल ही नहीं सकते, नागार्जुन। अच्छा देखिए, जब कवि और लेखक लिखने में नहीं सोचा रहे हैं तो हम पढ़ाने में क्यों सोचाएं, हम भी भाई मतलब समझ रहे हैं, जब वो लिखते हैं हाँ किसी के बारे में तो ऐसा ऐसा लिखेंगे, कविता क्या है, बेसिकली कविता की तरह से बुराई और बखानी तो है, किसी बुराई करे से बखान कर रहे हैं, है ना, कि मतलब कि अतिशयोक्ति बातें कर रहे हैं, कि मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल दे रहे हैं, तुलना ऐसी कर दे रहे हैं कि मतलब कि हमको भी लग रहा है या जिसकी तुलना करे उसको भी लग रहा है, मतलब इतना भी अच्छा तो नहीं है जितना अच्छा आपने जो है मतलब बना के लिख दिया, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए जो है लोग लिखते भी हैं। तो इसलिए अब हम भी पढ़ा रहे थे, हम तो बताएंगे ही कि भाई नागार्जुन, और देखो रियल में है भी नागार्जुन, मतलब आप पढ़ते हैं ना नागार्जुन पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ मतलब लिखा गया कुछ। और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारत आप पढ़े होंगे, मतलब ये बहुत फेमस है और पहली चीज मजा भी बहुत आता है ना। तो ये कुछ रहे आपके खंड ख, है ना, हटा दिए क्या इसको, खंड ख, पेपर फर्स्ट का सिलेबस इतना ही है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो बात अलग है, हालांकि सिलेबस इसका इतना ही है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका पेपर सेकंड, ये वाला पोर्शन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, शायद और भी है क्या, अरे भाई साहब और भी है यार बहुत टाइम लग गया, हमको लगा हो गया, ठीक है ना। तो अब डिस्कस कर लेंगे, फिर कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यार टाइम हो गया ना, और भी क्लासेस हैं तो ऑनलाइन बड़ी समस्या होती है, तो चलिए कल डिस्कस कर लेंगे, कभी बहुत कुछ है, कथा साहित्य, उसके बाद जो है नाटक और रंगमंच है, आलोचना है ना,
तो कल डिस्कस कर लेंगे इसको। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। मुझे ध्यान नहीं आया मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो आज ये आज